राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है सोच। सुरेखा जी से तो अपनी खुशी थामे नहीं थम रही थी, और हो भी क्यों ना। नई विवाहिता बिटिया सिमरन और दामाद मानवेंद्र घर जो आ रहे हैं, अपनी पड़ोसन को चहकते हुए बता रही थी। बेटी घूमने निकली थी तो थोड़ा सा रूट चेंज करके बीच में 2 दिन के लिए मायके भी रुकने आ रही है। समझदार पति हो तो ऐसा जैसा मेरी बेटी को मिला है। तो क्या हुआ जो अभी कुछ महीने पहले ही मायके आके गई है। आखिर किस लड़की का मन नहीं होता माता पिता को देखने का। माना कि सास थोड़ा तेज है, मगर उससे क्या। मानवेंद्र ने कह दिया, तुम्हें जब मम्मी पापा से मिलने का मन हो मुझे बता दिया करना, मैं कोई ना कोई उपाय निकाल कर तुम्हें उनसे मिला लाया करूँगा। ऑफिस के टूर वगैरह लगते रहते हैं, तुम्हें भी साथ ले चलूँगा। फिर वहीं से मम्मी पापा से भी 1-2 दिन के लिए मिलाना। सच कहूँ तो मुझे तो इस बात की भी कोई परवाह नहीं कि समधन रानी तेज है। अरे हुआ करे तेज, उनकी सारी तेजाई की ऐसी की तैसी बड़ा चिढ़ा कर करे। जो मेरी बेटी को एक से एक मॉडर्न ड्रेस लाके देता है। मैंने कहा तू तो निडर होकर पहना कर, कुछ बोले तो कह देना मेरा पति लाके देता है तो मैं क्या पहनूं ना। खाने पीने में भी सिमरन को ठीक से ना पूछती थी। जरा उसकी सास ये भी ना सोचती थी कि नई बहू है, संकोच करेगी, कहीं भूखी ना रह जाए। सिमरन ने मानवेंद्र को बताया तो वो इतने नाश्ते का सामान लाके रख देता है, कहता है तुम खाकर ही निकला करो। अरे कमरे से, फिर किसी का काहे का डर। इतना पढ़ने में होशियार है, इतनी अच्छी नौकरी, फिर भी बेटी ने तो अपने बस में कर रखा है। लो गाड़ी का हॉर्न बजा। बेटा विवेक एयरपोर्ट से बिटिया दामाद को लेकर आ गया, मैं चलूं। अब बाउंड्री से लटक कर अपनी पड़ोसन से बात करना छोड़कर सुरेखा जी बेटी दामाद की आगवानी को भागी। लोटे से जल उतारने के बाद जो उन्होंने किनारे डाला तो विवेक जो मोबाइल से सबकी पिक लेता जा रहा था बोल उठा, मम्मी इतनी बिजी हो तो थोड़ा स्माइल करो तो फोटो भी अच्छी आएगी। अरे धत, मैं सिर्फ फोटो के लिए क्यों दिखावे वाली स्माइल करूं। मेरा दिल तो वैसे ही खुशी के मारे बिल्लियों उछल रहा है। मेरा हीरे जैसा दामाद घर जो आया है। और सुन जरा विवेक, ये फोटो कहीं ना डालना, वरना समधन जी को घर बैठे ही पता चल जाएगा कि दोनों यहाँ रुकते हुए जा रहे हैं। मानवेंद्र ने झुककर पैर छुए तो हजारों आशीष और दुआओं का पिटारा खुल गया। दामाद के पीछे पीछे घूमते हुए उनकी आव भगत में कोई कोर कसर ना छोड़ रही थी सुरेखा जी। ढेरों पकवान व्यंजनों की तो ढेर लगा रही थी। बस अफसोस लड़की के जाते सभी कुछ साथ ना रख पाई। आखिर ससुराल वालों को पता थोड़े ही था कि यहाँ मायके में रुकते हुए गई है। हर आने जाने वाले से बस दामाद का ही गुणगान करती थी। जितना बखान कर ले मगर मन ना भरे। आखिर जो इंसान अपनी पत्नी को खुश रखे, उसकी खुशी के लिए अपनी तेज तर्रार माँ से भिड़ जाए और दुनिया की परवाह ना करे, अपनी पत्नी पर कोई आंच ना आने दे, ऐसा दामाद किस सास को प्रिय नहीं होगा। क्या कहते हैं जी, विवेक की शादी की बात पक्की हो गई है। सिमरन को बुला ले, महीना भर पहले से आ जाएगी तो मुझे भी सहारा रहेगा। सुरेखा जी ने अपने पति से कहा, कैसी बात करती हो तुम भी। अभी उसके ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है, शादी के कुछ दिन पहले आ जाएगी। अभी से कहना अच्छा लगेगा क्या उन्हें। वैसे भी पता था कि सिमरन सिर्फ घूमने में बिजी रहेगी, कोई हेल्प ना होगी। अपनी बेटी को वो भली भांति जानते थे। यहाँ भी लाड में कोई जिम्मेदारी ना उठाती थी, ये भी कोई बात हुई। दोनों पति पत्नी काफी है एक दूसरे की देखभाल करने के लिए। बार बार भाई की शादी पड़ेगी,
मेरी बेटी तो आएगी। सुरेखा जी ने तुनक कर कहा। विवेक अभी कहाँ जा पाएगा, उसे 100 काम है, छुट्टी कहाँ है उसके पास। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं दामाद जी से बात करूंगी, वो स्वयं छोड़ जाएंगे। और सिमरन को छोड़ने मानवेंद्र जी आए। सिमरन अकेली बहन भाई की शादी की हर रस्मों में जी भर कर एंजॉय की। नई भाभी वैशाली घर आ चुकी थी। सुबह हलवाई नाश्ता बना रहा था। सुरेखा जी सबको नाश्ते के लिए पूछ पूछ कर खिला रही थी। उन्होंने सिमरन से कहा, जा भाभी ना धोकर तैयार हो गई हो तो बाहर बुला ला, सबके पैर छू ले, फिर तो कल से सब चले ही जाएंगे। सिमरन कमरे में आई तो ऊंचे स्वर में बोली, ये क्या भैया, भाभी को नाश्ता कहाँ से लाकर दिया? बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। भाभी आपको तो सोचना चाहिए था, मम्मी कब से बुला रही है, कहीं अलग से बाजार से नहीं लाया सिमरन, हलवाई के पास से ही ला कर दिया। देख तो रही है कितनी देर हो गई है, तो क्या हुआ, शादी विवाह के घर में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, इतना तो सब्र करना चाहिए था। तब तक सुरेखा जी भी भीतर आ गई। विवेक को लगा कि मम्मी बोलेगी, कोई बात नहीं, बहू खा कर फिर बाहर आना, मगर आते ही मम्मी जी की त्योहरिया चढ़ गई। अरे इतना भी नहीं बर्दाश्त हो रहा था तो हमसे कहती, ये भी अभी से विवेक से कहना शुरू कर दिया। और आगे से सबके साथ जब नाश्ता बने तब करना, ये चुपके चुपके पति पत्नी अकेले कमरे में बैठकर खाए, ये आइंदा से मैं ना देखूं। मम्मी जी दनदनाते हुए कमरे से निकल गई। आंखों में आंसू भरकर वैशाली अपने पति की ओर देख रही थी। नाश्ता सामने ही था, अभी तो खाना ही शुरू ना किया था। सिमरन भी जा चुकी थी। विवेक मम्मी के सामने कुछ बोलकर माहौल खराब नहीं करना चाहता था। सुरेखा जी ने वैशाली को नाश्ता भी नहीं पूछा, जबकि पहले भी वो खा नहीं सकी थी। दोपहर का खाना बहुत देर से हुआ। तब तक वैशाली का पेट भूख से मरोड़ रहा था और आखिर उसको उल्टियाँ आने लगी। ढेरों मेहमान खा कर जा रहे थे, मगर जिस बहू के आने की खुशी में ये उत्सव था, वही भूखी बैठी थी। सुबह का तमाशा देख कर विवेक कुछ नहीं बोल रहा था। कहने सुनने में बड़ी छोटी सी बात, मगर क्या ये बात इतनी ही छोटी थी? और कहती भी किससे? पिता बचपन में स्वर्ग सिधार गए थे, माँ घर में अकेली छोटी बहन के साथ होगी, मेहमान चले गए होंगे। माँ का शाम तक फोन आया। वैशाली फोन पर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने समझा नई जगह है, बेटी खुश रहे, ज़्यादा फोन करूँगी तो कैसे नई दुनिया में रचेगी बसेगी। वैशाली का ऑफिस शुरू हो गया। शादी के लिए ली गई छुट्टियां भी खत्म हो गई थी। सुरेखा जी कभी काम करने को तो कभी ऑफिस से लेट आने को, किसी ना किसी बात पर कलेश मचा रही थी, जबकि वैशाली अपने ओर से भरसक प्रयास करती सब कुछ अच्छा करने के लिए। एक दिन सुरेखा जी की सहेली निगम आंटी ने पूछा कि तुम्हारी बहू तो नौकरी से लेकर घर के सब में कितनी होशियार है, किसी के आने जाने पर भी कितने अच्छे से सो आवभगत करती है, स्नेह से व्यवहार करती है, मगर कभी तुम खुश नहीं दिखती। मैं भी जानती हूँ, जितनी मुस्तैदी से नौकरी करती है वैसे ही सब कुछ संभालती भी है, मगर क्या मैं ऐसी बेवकूफ़ हूँ जो अपनी बहू की तारीफ करके उसे सिर पर चढ़ा लूँगी? उसे तो लगना चाहिए कि मुझे उसका कोई काम नहीं भाता, मुझसे डर कर रहे, इतना नकल कसकर रखती हूँ। मिसेस निगम तो आश्चर्यचकित रह गई। जिसे ऐसी गुणी बहू मिले उसे तो सिर आंखों पर बिठा कर रखना चाहिए, और सुरेखा ऐसा व्यवहार कर रही है अपनी बहू के साथ। विवेक और वैशाली भरसक कोशिश करते रहते,
मगर सुरेखा जी कभी खुश न हुई। रोज ऑफिस से लौटने पर नया बखेड़ा तनाव उसका स्वागत करता। एक दिन वैशाली बहुत गाउन पहनकर सोने जा रही थी कि उसे याद आया उसने पानी नहीं रखा है। वो किचन से फ्रिज से पानी की बोतल निकालने चली गई। इतनी रात में तो मम्मी पापा कब के सो चुके हैं, मगर मम्मी जी किचन में लड्डू खा रही थी, शायद छुपकर। कोई बात नहीं, डायबिटिक है, कभी कभी तो मन होता है। वैशाली मम्मी जी को देखकर प्यार से मुस्कुराई तो उन्होंने ना जाने क्या समझा और दहाड़ने लगी। समझाई देती हूँ, आज से नाइटी पहनकर अपने कमरे से बाहर ना दिखो। आज के बाद ऐसी ड्रेस मेरे बेटे को बरगलाने के मंगाई होगी। थोड़ी स्टाइलिश थी, मगर क्या करूँ विवेक, बहुत प्यार से लाए थे। वैशाली कमरे में जाकर रोती रही। सुरेखा जी कमरे में सोने चली गई थी। विवेक को समझ में नहीं आ रहा था बात कहाँ से शुरू करूं। दिवाली का त्योहार आने वाला था। विवेक ने सुरेखा जी को बताया, वैशाली की मम्मी की तबीयत खराब है, उसे वहां लेकर जाना है। सुरेखा जी ने कहा, त्योहार सिर पर है, अभी कहीं नहीं जाएगी मम्मी, मगर उनका और कोई नहीं। थोड़े दिन उसकी माँ को उसकी आवश्यकता है, त्योहार से बड़ा उनका जीवन है। मगर सुरेखा जी ने एक ना सुनी, बड़बड़ाना जारी रखा। विवेक ने कमरे में आकर वैशाली से कहा और थोड़ी देर बाद दोनों अटैची लेकर कमरे से निकले। सुरेखा जी शेरनी की तरह दहाड़ कर बोली, मेरे मना करने के बाद भी जाएगा? हाँ माँ, और मैंने कुछ दिन की छुट्टी ले लिया है। मम्मी जब स्वस्थ हो जाएगी तभी आएंगे, हो सकता है दिवाली के बाद ही। मम्मी जी का स्वास्थ्य पहले जरूरी है, त्योहार के बाद में। जैसे आपके दामाद को आपके सुख दुख की चिंता लगी रहती है, आपके एक बार कहने पर दौड़ा चलाता है, वैसे मेरा भी फर्ज है। फिर उनका कोई और सहारा भी नहीं, पति भी नहीं, बेटा भी नहीं, छोटी बहन अभी छोटी है। विवेक की तर्क संगत बातें भी सुरेखा जी के अहम भरे सिर के ऊपर से निकल गई। बड़ा अपनी सास का पक्ष ले रहा है। कह देती हूँ, अगर आज बहू को लेकर बाहर निकला तो फिर वापस मत आना। मगर विवेक वैशाली का हाथ पकड़े हुए आज मजबूत इरादों के साथ घर की देहरी से बाहर कदम रख चुका था। शायद सुरेखा जी बहू और बेटे की आवश्यकता और खुशियों का वैसे ही ध्यान रखती जैसे बेटी दामाद का रखती थी, तो परिवार ना टूटता। फिर दुनिया से कहती फिरेगी, बहू साथ में रहना नहीं चाहती थी। कभी उनकी बेटी सिमरन भी समझाकर पूछ सकती थी, मेरे लिए तो तुम्हारा मन दूसरा रहता था, सास बनते ही क्यों बदल गई माँ? विवेक और वैशाली जैसे बच्चे जिनके साथ उनका शेष जीवन खुशी खुशी बीतता, सुरेखा जी बहू को दबाने और अपनी सासपना दिखाने के चक्कर में घर को आज इस कगार पर ला दिया। विवेक गहरे दुख और अफसोस के साथ ये सोचते हुए घर से निकलता है, ये कैसी उलझन में डाल दिया है तुम्हारी दोहरी नीति ने माँ। काश तुम समझ पाती, ऐसी दोहरी नीतियों से रिश्ते टूटते हैं, जुड़ते नहीं। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।